नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी रिक्वेस्ट पर पोस्ट कोविड लंग वीकनेस से जुड़ी एक्सरसाइजेज और उससे जुड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे फिर से कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट मेडिसिन और इम्पॉर्टेंट तरीका एक्सरसाइज करने का आपसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर आप उन पेशेंट का एक्सरे लेंगे जो ड्यूरिंग कोविड आप लेंगे या फिर नॉर्मल एक्सरे ऑफ अ नॉर्मल पेशेंट लेंगे, तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर कि जो नॉर्मल एक्सरे है ऑफ अ पेशेंट, अब ये कौन सा एक्सरे है? एक्सरे चेस्ट। और एक्सरे चेस्ट कौन सा है? पीए व्यू है। तो आप पीए व्यू के अंदर देख सकते हैं पेशेंट के अंदर कि नॉर्मल एक्सरे कैसा दिख रहा है, जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है वो एक्सरे कैसा दिख रहा है, वायरल न्यूमोनिया का एक्सरे कैसा दिख रहा है, और कोविड न्यूमोनिया में एक्सरे के क्या कंडीशन है। तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कोविड न्यूमोनिया में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लंग की कंडीशन होती है, वो कितनी सीवियर हो जाती है। अब नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हैं कि लंग्स फाइब्रोस्ड हो जाते हैं, और ऐसी फाइब्रोसिस की स्टेट से जब पेशेंट धीरे धीरे करके रिकवर करता है, तो जितनी पेशेंट की सीवियरिटी रहती है कोविड के समय, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, तो जितना ज़्यादा पेशेंट सीवियर रहेगा ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन, उसके HRCT चेस्ट का जो CT स्कोर है वो जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही समय पेशेंट को लगेगा पोस्ट कोविड के समय में रिकवरी को, अपने लंग्स की रिकवरी करने में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस और उसके साथ में मेडिकेशन। अब देखिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस के ऊपर अगर बात करें तो स्पायरोमीटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सबको पता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, पेशेंट फूंक मारता है, को जोर लगाता है और एक एक करके बॉल्स उठती हैं। अब ये स्पायरोमीटर हर जगह हर पेशेंट को अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम क्या करें? किस तरह से अपने लंग्स को हम इस तरह प्रिपेयर करें कि हमारे लंग्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं और हमारे बॉडी को पूरी मदद करें जैसे पहले करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग कौन सी है? प्राणायाम से। कौन से प्राणायाम करने हैं और कितनी देर तक करने हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम कौन सा होता है? जिसमें हम गहरी सांस अंदर लेते हैं और गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं, लेकिन इसे करने का यहाँ पर एक तरीका है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। गहरी सांस आपको अंदर लेनी है, एक पॉज लेना है, फिर गहरी सांस आपको बाहर छोड़नी है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है वो कौन सा है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैसे करना है सबको पता है। तो ये दोनों प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितनी देर करने हैं ये प्राणायाम? आपको दिन में 3 बार रेगुलरली करने हैं। आपको 10 मिनट भ्रस्त्रिका करना है, 15 मिनट आपको कपालभाति करना है, और ये दोनों प्राणायाम आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम रेगुलरली करने हैं। दूसरी बात, खुली हवा में बैठकर करने हैं, बिल्कुल धूप में नहीं करने हैं, एक नॉर्मल छाया वाली जगह में लेकिन खुले एनवायरनमेंट में बैठकर हल्का सा इस प्राणायाम को डेली कंटिन्यू करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बलून्स। अब आप अगर बलून्स को फुलाते हैं, आपके घर में बलून्स हैं, तो इससे ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज नहीं है फॉर अ पोस्ट कोविड पेशेंट। करना क्या है? आप अपने घर में जो छोटे वाले हार्ट शेप बलून्स आते हैं या नॉर्मल मीडियम साइज़ का जो फूलने के बाद इतना बड़ा बलून बन जाता है, आप एक ऐसा ही बलून लेकर आइए, पेशेंट को दीजिए और पेशेंट से कहिए कि इस बलून को कम से कम 20 टाइम्स एक बार में फुलाना है। करते समय पेशेंट से कहना है कि उसे फूंक मारते समय ज़ोर नहीं लगाना है, कि आप बलून लेगा, मतलब जब आप बलून को फ्लोट कर रहे हैं, फुला रहे हैं, तो आपको ज़ोर नहीं लगाना है। धीरे धीरे करके आपको पहले डीप इंस्पिरेशन लेना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ताकत लगा के आपको बलून को फुलाना है। इससे क्या होगा? लंग्स की प्रॉपर टाइमिंग के साथ में एम्प्टीइंग होगी, मतलब खाली होंगे आपके लंग्स ऑक्सीजन से, एयर से। ये इसलिए ज़रूरी है, जितना तेज़ी से और जितना जल्दी आप प्रेशर लगाएंगे उतना रिकवरी में आपको तकलीफ़ होगी, इसलिए धीरे धीरे प्रोसेसेस को करना है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेज अगर आप एक पेशेंट को सुबह दोपहर शाम करवा रहे हैं, तो इससे पेशेंट्स में लगभग 70% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करती है ऑन द सीवियरिटी ऑफ CT स्कोर जो पेशेंट का आया था।
अब इसके बाद अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो देखिए पोस्ट कोविड रिकवरी के सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन है। अगर फाइब्रोसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पोस्ट कोविड, सबसे पहले जो पेशेंट है उसको डिस्निया रहेगा, सांस फूलने में थोड़ी सी दिक्कत, सांस लेने में हल्की सी दिक्कत होगी, सांस फूलेगी, साथ में पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको रात में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, हल्का सा भी काम करने लग जाते हैं तो भी शरीर के अंदर थकान रहती है, डेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका वेट लॉस हो जाता है। तो ये हर पेशेंट के संग नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 सिम्टम्स हैं जो हर पेशेंट के संग कॉमन है। पहला सांस फूलना, दूसरा पेशेंट के अंदर जो वीकनेस रहती है, डेबिलिटी रहती है वो, और तीसरा लंग सेंसिटिविटी। तो ये तीनों सिम्टम आपको सारे पेशेंट्स में मिलेंगे। अब अगर इनके ऊपर फोकस करके हम दवाइयाँ चूज करना चाहते हैं, कौन सी दवाई हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ आर्सेनिक एल्बम, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम एक ऐसे पेशेंट को हम कभी भी दे सकते हैं जो कि पोस्ट कोविड रिकवर कर रहा है। उसके अंदर एग्जॉस्शन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, डेबिलिटी हो सकती है, साथ में पेशेंट को सांस लेने में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जितना कहेंगे आप, एस्थमेटिक फीलिंग, सफोकेटिव फीलिंग, जो लंग्स का रिपेयर है उसके बारे में अगर स्लो रिकवरी हो रही है पेशेंट की, तो वहाँ पे भी तो आप कोई भी ऐसा स्टेट ले लीजिए, पोस्ट रिकवरी या ड्यूरिंग कोविड या बिफोर कोविड, हर चीज़ में आर्सेनिक एल्बम हर कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम। दूसरी, अगर पेशेंट का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अब सेंसिटिव हो गया है और पोस्ट कोविड के बाद कुछ समय के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं, नेजल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार उसको कोराइजा हो रहा है, बार बार उसको जो है हल्की सी थोड़ी सी कफ की शिकायत हो जाती है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, तो ऐसे पेशेंट की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ट्यूबरकुलाइनम। अब इसके अलावा जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है दैट इज एंटियम टार्ट। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हल्की सी पोस्ट कोविड रिकवरी के समय, फाइब्रोसिस के समय जो है हल्की सी खड़खड़ रहती है हर समय सीना बचता हुआ दिखेगा, लेकिन सीने से बाहर कुछ भी नहीं निकलता है, बार बार हल्की सी वॉमिटिंग की भी टेंडेंसी आ जाती है, इतनी खांसी आती है पेशेंट को। तो और उसके बाद संग में अगर स्लो रिकवरी हो रही है विद निमोनिया, तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज एंटियम टार्ट। अब अगर आप तीसरी रेमेडी के बारे में बात करेंगे दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ राइट नाउ वन ऑफ द हेड रेमेडीज़ जो कि हम लोग पोस्ट कोविड निमोनिया में दे रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को दे रहे हैं। रीज़न बीइंग पोस्ट कोविड निमोनिया की जो सेंसिटिविटी है लंग्स की, अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेशन पेशेंट का अरेस्टेड है, इतना ही नहीं एक्सीलरेटेड रेस्पिरेशन है और लंग्स इतने सेंसिटिव हैं कि थोड़ी सी ही अगर परेशानी पेशेंट को लगती है, थोड़ा सा भी ठंड लग जाती है, हल्की सी भी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो किसी भी टेम्परेचर वेरिएशन में, हल्के फुल्के वेरिएशन में भी पेशेंट को परेशानी होती है। तो द हेड रेमेडी इज फॉस्फोरस फॉर ऑल दीज पेशेंट्स। अब इसके बाद जो अगली दवा है उसके बारे में अगर हम बात करें दैट इज सिलीशिया। अब सिलीशिया एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जिसमें बहुत स्लो रिकवरी हो रही है आपके पेशेंट की। अगर आपका पेशेंट, आपको लगता है कि कोविड निमोनिया में जितने जल्दी बाकी पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उतनी जल्दी वो पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, वेरी स्लो रिकवरी है, यहाँ पर पेशेंट की खांसी बहुत आ रही है, बलगम बहुत आ रहा है, पीला पीला बलगम है, गाढ़ा गाढ़ा बलगम है, सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशंस हो रही हैं पेशेंट के अंदर, द हेड रेमेडी सिलीशिया। तो ये जो दवाइयों के बारे में मैंने बात करी थी, ये डायग्नोस्टिकली और पेशेंट की अप्रोच के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो पोस्ट कोविड रिकवरी में हम देते हैं। अब आप फिर से मुझसे पूछेंगे सर पोटेंसी बता दीजिए, सर रेपिटेशन बता दीजिए, भाई पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग कि हर पेशेंट की जो डायग्नोसिस है, हर पेशेंट की प्रोग्नोसिस है अलग है, पेशेंट की सिम्टम्स अलग हैं, पेशेंट की कंडीशन अलग है, उसी के हिसाब से हम लोग पोटेंसी डिसाइड करते हैं कितनी पावर में देनी है, कितनी बार रिपीट करनी है, किस तरह से देनी है, वाटर पोटेंसी देनी है, डायरेक्टली ऑन टंग देनी है, रिपीट कितनी बार करनी है, ये सब चीज़ें पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर है। लेकिन जितनी दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये दवाइयाँ अपने पेशेंट को देंगे और जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं ये आपको पेशेंट को कराएंगे, तो निश्चित तौर पर पोस्ट कोविड वीकनेस ऑफ लंग्स, जो फाइब्रोसिस हो गई है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, उसमें पेशेंट्स को निश्चित तौर पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो मैं आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस के संग में आपको चीज़ें बताई हैं। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए लोगों तक, ताकि हम होम्योपैथी से, साइंटिफिक होम्योपैथी से, रिसर्च बेस्ड होम्योपैथी से लोगों की मदद कर पाएँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।